वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 17 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ 1 2023 के बारे में, जिसे आप 28 फरवरी 2022 के पहले अगर इनरोल करते हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स हो जाएंगे। 4 बेनिफिट्स। जो अर्ली बर्ड्स हैं वो 5% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जो एक्स स्टूडेंट्स हैं जो ओनली आईएएस के किसी कोर्स में हैं वो 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 8 दिनों का एक मेंटरशिप प्रोग्राम होगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि तैयारी शुरू करने के पहले आपको क्या करना है, और आप लास्ट मिनट में जो जल्दीबाजी होती है, हड़बड़ी होती है, उससे भी बच पाएंगे। video.onlyas.in पे जाके आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है एक स्कीम को, दैट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। इस स्कीम को आप शॉर्ट में सीड बोल सकते हैं, SC स्कीम। डबल E इसमें है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, और D फॉर DNTs। इसके माध्यम से डीनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज के वेलफेयर को इंश्योर किया जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 वर्ड्स हैं, आप इनके बारे में जानते रहिए। डीनोटिफाइड का क्या मतलब है? डीनोटिफाइड का मतलब कुछ ऐसा जिसे पहले नोटिफाई किया गया हो और बाद में डीनोटिफाई कर दिया गया हो। तो कुछ इंडिया में ऐसे ट्राइब्स थे जिनको ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 के तहत क्रिमिनल ट्राइब के रूप में नोटिफाई कर दिया था, मतलब उन्हें क्रिमिनल मान लिया गया था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने उन ट्राइब्स को डीनोटिफाई किया कि अब वो क्रिमिनल नहीं है, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें बना रखा था। इसीलिए उन ट्राइब्स को डीनोटिफाइड ट्राइब कहा जाता है। नोमैडिक या सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जिनका कोई परमानेंट होम नहीं होता। ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। इन्हें इकोनॉमिकली एम्पावर करने की जरूरत है। इस स्कीम के तहत कुछ ऐसी जो फैमिलीज हैं उनके लिए प्रावधान किए गए हैं कि अगर उनकी इनकम सभी सोर्सेस से 2.50 लाख या उससे कम है पर एनम, तो उन्हें इसमें कवर कर लिया जाएगा। अगर उनके पास जो बेनिफिट्स इस स्कीम में दिए जा रहे हैं वो किसी अन्य स्कीम के माध्यम से नहीं पहुंच रहे हैं तो भी वो इसका हिस्सा हो जाएंगे। इस स्कीम के क्या कंपोनेंट्स हैं? इस स्कीम में DNT, NT और SNT कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड एक्टिविटीज को बेटर करने की भी बात की गई है। इनके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए जाएंगे। DNT मतलब डीनोटिफाइड ट्राइब, NT मतलब नोमैडिक ट्राइब, SNT मतलब सेमी नोमैडिक ट्राइब। अब आप समझ जाइएगा, ये भी अब प्रावधान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करवाया जाए DNT, NT और SNT कैंडिडेट्स को, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाके जॉब अवेल कर सके पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में। उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की मदद इसमें ली जाएगी और स्टेट हेल्थ एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। फर्दर उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा कि वो अपने घरों को बना सकें, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रावधान हैं उसके तहत किया जाएगा, और उसमें एक सेपरेट आउटले किया जाएगा कि मतलब ये पैसा तो DNT, NT और SNT को ही जाएगा। इस स्कीम को 2021-22 से 25-26 के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें एक पोर्टल भी वर्क करेगा जिसे डेवलप कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कुछ और भी एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्वामित्व स्कीम के बारे में है। सरकार ने कहा है कि उनका प्लान है कि वो एक डिजिटल मैप प्रिपेयर करेंगे, इनफैक्ट डिजिटल मैप्स प्रिपेयर करेंगे 6000 गांवों के लिए। पैन इंडिया 3D मैप तैयार किए जाएंगे 100 सिटीज के लिए भी, और ये सब होगा स्वामित्व स्कीम के तहत। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने ये वादा किया था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो जिनके पास जमीनें नहीं हैं उन्हें जमीनें दी जाएंगी और लैंड रिफॉर्म्स लेकर आया जाएगा। जब लैंड रिफॉर्म्स लाए गए तो उसके तहत किसके पास कितनी जमीन है उसे इवेल्युएट किया गया। जब जमीन का ये इवेल्युएशन किया जा रहा था ताकि एक कैप लगाया जा सके, सीलिंग लगाई जा सके कि इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहेगी, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस इवेल्युएशन में उन जमीनों को इवेल्युएट नहीं किया गया जिन पर घर बने थे, और ऐसी जमीनें लैंड रिकॉर्ड के बाहर हो गई। इन जमीनों को आम बोलचाल की भाषा में आबादी की जमीन कहा जाता है, मतलब ऐसी जमीन जहां पर आबादी रहती थी। ये जमीनें आज भी विवाद का कारण बनती हैं, क्योंकि जहां पर घर हुआ करते थे वो घर गिरे, और चूंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो जो व्यक्ति उसे पॉजेस करता है, मतलब वो जिसके पास हैं, वो उसी की मानी जाती हैं। मतलब अगर कोई अन्य व्यक्ति भी उस पर कब्जा जमा ले तो केस नहीं किया जा सकता, वो उनका कब्जा हो जाएगा। आबादी की जमीनें, चूंकि जो पुराने घर थे जिन पर आबादी थी और कैलकुलेट नहीं किए गए थे, वो आज गिर चुके हैं। वो जमीनें खाली हो गई हैं, कोई न कोई उन्हें जाके क्लेम कर लेता है, झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं और केसेस भी होते हैं।
सरकार नहीं चाहती कि ये विवाद हो, इसीलिए स्वामित्व स्कीम के तहत ऐसी जमीनों का डेटा तैयार किया जा रहा है जो पहले कैलकुलेशन में नहीं आई। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैंडल कर रही है। स्कीम के तहत रेसिडेंशियल लैंड को मैप किया जाएगा, रूरल सेक्टर में मदद ली जाएगी ड्रोन्स की। इसके जरिए जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस है वो रिवोल्यूशनाइज होगा। इस स्कीम के माध्यम से हम जमीनों के जो रेसिडेंशियल जमीन है, जिसे हम आबादी की जमीन कहते हैं, उसके नॉन डिस्प्यूटेबल रिकॉर्ड्स तैयार किए जाएंगे, क्योंकि ये डिस्प्यूट का बहुत बड़ा कारण होता है रूरल एरिया में। प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा इन रेसिडेंशियल लैंड्स के लिए, जिसके लिए ड्रोन मैपिंग का सहारा लिया जाएगा। ये कार्ड्स प्रॉपर्टी ओनर्स को दिए जाएंगे और लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं उनमें है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया। जो स्वामित्व स्कीम है, इसमें जो अपडेटेड गाइडलाइंस आई हैं उनमें यह भी कहा गया है कि प्राइवेट कंपनीज भी वैरायटी ऑफ मैप्स तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अब होस्ट मिनिस्ट्री की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि भला कोई प्राइवेट कंपनी क्यों इतना बवाल लेगी, उसे मैप तैयार करके क्या लाभ मिलेगा? लाभ तो देखिए होता है, क्योंकि इसके माध्यम से ड्रोन्स का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। वो एप्लीकेशंस बना सकते हैं लोकेशन मैपिंग से रिलेटेड, जिसमें वो उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन इंडिया 3D मैप्स प्रोग्राम, इसे जेनेसिस इंटरनेशनल एक प्राइवेट टेक्नोलॉजी फर्म है, उसने लॉन्च किया है। इसके माध्यम से वो पूरे इंडिया का 3D मैप तैयार कर रहे हैं। इंडिया में इनफैक्ट 100 सिटीज के लिए वो ये मैप तैयार कर रहे हैं। ये 3D मैप्स जो रियलिटी है उसे डिपिक्ट करेंगे। जो मैप होगा वो फ्रीमियम मॉडल में अवेलेबल होगा। फ्रीमियम 2 वर्ड से मिलकर बना है, फ्री प्लस प्रीमियम। फ्री का मतलब होता है कुछ ऐसा जो फ्री हो, प्रीमियम का मतलब कुछ ऐसा जो पेड हो। तो मतलब ये जो मैप्स हैं इनमें कुछ हिस्सा तो फ्री होगा और कुछ पेड भी होगा। इसका इस्तेमाल स्टार्टअप, प्राइवेट एंटरप्राइज कर सकेंगे और इससे जो आने वाले समय में ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट है उसे भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फेंसिडाइल के बारे में है। फेंसिडाइल ये एक दवा है। देखिए, कैटल स्मगलिंग अक्सर होती रहती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और भी कई तरीके के ड्रग्स, नार्कोटिक्स को स्मगल किया जाता है। लेकिन वर्तमान में न्यूज में आया है फेंसिडाइल। ये एक कोडीन बेस्ड कफ सिरप है, एक दवा है जो पहले इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया क्योंकि ये एक एडिक्टिव सब्सटेंस कंटेन करती है। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे अभी इनकी बहुत सारी शीशियों को कैप्चर किया गया है, जिनकी कीमत 4 करोड़ के आसपास है। इन्हें इंडिया से स्मगल किया जा रहा था बांग्लादेश में। पहले ये वाराणसी से दिल्ली गया, उसके बाद मतलब इनका सोर्स वाराणसी बताया जा रहा है, ये दिल्ली से कोलकाता गया और वहां से बांग्लादेश जाना था। कोडीन बेस्ड जो कफ सिरप है इसे बांग्लादेश में भी बैन किया जा चुका है और ये एक इंटॉक्सिकेंट की तरह वर्क करता है। लिकर प्रोहिबिशन के बाद लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, वहां पे यंगस्टर्स मैसिव यूज करते हैं। इसकी जो बड़ी क्वांटिटी है उसे लोग रिक्रिएशनल पर्पज से यूज करते हैं। मतलब इसकी जो 1 सीसी है उसमें 2 पैक जितना नशा होता है, इसीलिए बांग्लादेश में यंगस्टर्स इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फेंसिडाइल को इंडिया से स्मगल किया जाता है। जो बॉटल है उसकी कॉस्ट इंडिया में 200 के आसपास होती है, लेकिन वहां जाने के बाद जब ये बिकती है तो 1000 रुपीज इंडियन रुपी की अगर आप बात करें तो लगभग इसकी कीमत हो जाती है। फेंसिडाइल की स्मगलिंग को रोकने के लिए बीएसएफ लगातार प्रयास करती है और कोशिश करती है कि इस प्रकार की स्मगलिंग को रोका जा सके। देखिए, फेंसिडाइल एकमात्र ऐसा नार्कोटिक नहीं है जिसे इंडिया से स्मगल किया जाता है, और भी कई सारी दवाएं हैं जैसे कि याबला टेबलेट। इसका ओरिजिन म्यांमार में होता है और वहां से ये इंडिया में आती है। मेथेम्फेटामाइन ये एक कैफीन है जो इसमें पाया जाता है। इसे काफी सस्ता होता है, रेड या पिंक पिल्स के नाम से ये बिकता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। दैट्स वाई इसका इस्तेमाल किया जाता है एक नार्कोटिक की तरह। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पैसिफिक आइलैंड फोरम के बारे में है। हाल ही में पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो माइक्रोनेशियन कंट्रीज में बढ़ी है और टोंगा जो अर्थक्वेक आया टोंगा में, उसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन काफी एक्टिव हो गया है। अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि सोलोमन आइलैंड में अमेरिका अपनी एम्बेसी खोलने वाला है ताकि चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम कर सके। कई तरीके की एक्टिविटीज वहां पे चल रही हैं। जो पैसिफिक आइलैंड का रीजन है अपने 3 हिस्सों में ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हो, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलिनेशिया। इन्हीं कैटेगराइजेशन के साथ हम इन्हें स्टडी करते हैं। फर्दर देखिए, जो पैसिफिक आइलैंड फोरम है 1971 से 2000 का ये जो ड्यूरेशन था, 1971 में से स्टैब्लिश किया गया था, तब इसका नाम साउथ पैसिफिक फोरम हुआ करता था। 1971 में स्टैब्लिश किया गया। जो इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स हैं साउथ पैसिफिक में, उनके हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे मिलते हैं और कॉमन कंसर्न्स को डिस्कस करते हैं। 18 मेंबर हैं इस पैसिफिक आइलैंड फोरम में। ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, फ्रेंच पॉलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, न्यू सेलिडोनिया, न्यूजीलैंड, न्यू पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुवालू और वनवातु। ये नाम मैंने आपके लिए पढ़ दिए। सन 2000 में फोरम के लीडर्स ने
बेकेतावा डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया, जिसके बाद इसमें कुछ नए एक्शंस इन्वॉल्व किए गए ताकि जो रीजन है वहां पर ओपन, डेमोक्रेटिक और क्लीन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जा सके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाले जो रिजीम हैं उनको कॉन्शियस किया गया, रीजनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, सिटीजन्स के लिए इक्वल राइट्स को इंश्योर किया जाए, किसी भी जेंडर, रेस, कलर, क्रीड या पॉलिटिकल बिलीफ के ऊपर जाके, और उसी समय इसका नाम पैसिफिक आइलैंड फोरम रखा गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में है। इस समिट में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इनॉग्रल एड्रेस दिया। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में 16 फरवरी को एक वीडियो मैसेज के माध्यम से, मतलब ये जो समिट है इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है टेरी के द्वारा। समिट का नाम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ऑर्गेनाइजर है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। 2001 से ही इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कई सारे इश्यूज पे बातचीत होती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल कॉमन्स और रिसोर्स सिक्योरिटी। जो थीम रही 2022 की, दैट वाज टुवर्ड्स अ रिजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। टेरी की बात करते हैं। नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च के पर्पज से काम करते हैं, प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है। 1974 में जब इसे स्टैब्लिश किया गया, नाम तो टेरी ही था, लेकिन टी द के लिए नहीं बल्कि टाटा को रिप्रेजेंट करता था। पूरा नाम था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 2003 में इसका नाम बदल के द एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट रखा गया। ये रिसर्च वर्क करते हैं सभी फील्ड्स में, जैसे कि एनर्जी, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल साउथ में जो रीजन है वहां पे क्या रिक्वायर्ड है रिसर्च के फील्ड में। लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। टेरी के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि लाइटिंग अ बिलियन लाइफ्स, LABL इनिशिएटिव टेरी का है, जिसके माध्यम से क्लीन लाइटिंग एक्सेस दी जाती है जो कम्युनिटीज वल्नरेबल हैं, पिरामिड में नीचे आती हैं, उनके लिए। दूसरा है ग्रीन ओलंपियाड, ये एक कंपटीशन है, इसे टेरी कंडक्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के एसोसिएशन में। इंटरनेशनल एनवायरमेंट एग्जामिनेशन है, हाई स्कूल के और मिडिल स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक इनिशिएटिव है ग्रेहा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और टेरी ने मिलकर इसे डेवलप किया है। रेटिंग सिस्टम है, कौन सी बिल्डिंग कितनी ग्रीन है, मतलब वो कितना कम एनर्जी को कंज्यूम करती है, कार्बन का एमिशन कम करती है, इसी बेसिस पे रेटिंग दी जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में है। अभी LIC ने पब्लिक जो IPO है अनाउंस किया है कि वो 10 मार्च से 14 मार्च के बीच में रिलीज करेंगे। जो IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी अपने शेयर्स को न्यू इन्वेस्टर्स के लिए ओपन करता है। जैसे शेयर्स को खरीदने के दो तरीके हो सकते हैं। आप सेकेंडरी मार्केट से जाकर जो शेयर्स उस कंपनी के ऑलरेडी मार्केट में हैं उन्हें खरीद सकते हैं। एक प्रक्रिया होती है जब आप शेयर्स को सीधे कंपनी से खरीदते हैं और वो शेयर्स आपको IPO के फॉर्म में मिलते हैं, जब फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है, तो उसे कहा जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद भी आपको सेकेंडरी मार्केट में मिलते ही रहते हैं, लेकिन IPO पहला क्रम होता है जिसमें शेयर्स मार्केट में आते हैं। तो IPO किसी भी ऐसी कंपनी के रिलीज किए जा सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। कंपनी IPO कैसे फाइल करती है? कंपनी को सबसे पहले सेबी को एक ऑफर डॉक्यूमेंट देना होता है, जिसमें बताते हैं कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में, प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल डिटेल्स सब कुछ देते हैं। उसके बाद वो अपना IPO जारी कर सकते हैं। विच कंपनीज कैन कम आउट विद एन IPO, कौन सी कंपनी एलिजिबल है इसके लिए? कोई भी ऐसी कंपनी जो RBI के रूल्स को फॉलो करती है, उसे कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज फॉलो करने होते हैं पब्लिक से फंड रेज करने के लिए। जैसे कि उसकी टोटल एसेट की वैल्यू 3 करोड़ कम से कम होनी चाहिए, नेट टेंजिबल एसेट वैल्यू। उसका नेट वर्थ 1 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 सालों में, और पिछले 5 सालों का पूरा अगर हम कैलकुलेशन लें तो प्री टैक्स प्रॉफिट, मतलब टैक्स पे करने के पहले का जो प्रॉफिट है वो 3 सालों में कम से कम 15 करोड़ होना चाहिए। मतलब हर 3 साल कम से कम लगातार, या इन 5 सालों में 1 साल हो गया, 1 साल गैप करके फिर 15 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। प्री टैक्स का मतलब ये होता है कि आपने सैलरी वगैरह दे ली, जो ब्याज वगैरह चुकाना था चुका दिया, जो डेप्रिसिएशन है वो भी इवेलुएट कर लिया, लेकिन टैक्स अभी नहीं पे किया है। तो प्री टैक्स प्रॉफिट का मतलब यही हुआ। अब यहां पर यह है कि IPO में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। कई तरीके की कैटेगरी के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये इन्वेस्टर्स की ऐसी कैटेगरी है जिसमें FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स आते हैं। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो 2 लाख से कम की वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं, इन्हें कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स। कुछ ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि कॉमन लोग होते हैं, जो 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स।
ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उस अकाउंट को खोलने के लिए ही आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आइए रिवीजन कर लेते हैं। स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी, ऐसी फैमिलीज जिनकी हर सोर्सेस से इनकम 2.5 लाख या उससे कम है वो इसका हिस्सा है। सही है। स्वामित्व स्कीम रेसिडेंशियल लैंड को मैप करेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रोन का इस्तेमाल करके अर्बन एरियाज में, गलत है। रूरल एरियाज में पैसिफिक आइलैंड फोरम 2004 में बना, गलत है, 1971 में बना। टेरी नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सही है। ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। पीडीएफ मिल जाएगी ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके चैनल को ज्वाइन करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन करिए। सेशन यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।